हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों आज हो चुका है 20 फरवरी और एसएससी जीडी की तीसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। दोस्तों 8 से 10 सवाल दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों मॉडरेट पेपर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपनी परीक्षा के अंदर। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो आपको याद रखना है जो भारत की जलीय सीमा है वो दोस्तों 2 देशों के साथ लगती है। कितने? 2 देशों के साथ लगती है। लेकिन यहीं अगर आपसे सवाल पूछ ले भारत की जो स्थलीय सीमा है वो दोस्तों कितने देशों के साथ लगती है, वो दोस्तों आपके 7 देशों के साथ लगती है। कितने? 7 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। मैंने आपसे सुबह वाली शिफ्ट में कहा था अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो जनगणना आपको पढ़कर जानी है। और दोस्तों मैंने दूसरी शिफ्ट का जो एनालिसिस कराया है उसके अंदर पूरी जनगणना मैंने आपको बताई है। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो ज़रूर देख कर जाइएगा। 100% हर शिफ्ट में आपको उस क्लास से एक सवाल देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो बच्चा जानता है केरल की है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार की है। अब दोस्तों मैं आपको 8 से 10 सवाल ऐसे बताता हूँ जनगणना से जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो आपसे पूछा लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का? सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। इसको भी आप लिखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है और केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है। एक सवाल और ऐसे बनेगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो आप बोलेंगे बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही सवाल पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। और एक सवाल आपसे ऐसे बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आप बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आप बोलेंगे नई दिल्ली। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिंदु खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना है जो बिंदु खान है इनका संबंध है सारंगी वादक। तो सारंगी वादक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कुमुदनी लखिया। कौन? कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। और ये सवाल दोस्तों कल या परसों की शिफ्ट में आपको 100% देखने को मिलेगा। जल्दी से बताएं कुमुदनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। ये लीजिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से सवाल आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ डालनी है। वो किस मॉडल पर आधारित है, कब से कब तक चली और उसके जो की पॉइंट होते हैं वो आपको देख कर जाने हैं। 100% एक सवाल आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आईआईटी की जो स्थापना है वो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की है, तो आपको याद होगा 1951 से 1956 के बीच में है पहली वाली पंचवर्षीय योजना। और कौन से मॉडल पर आधारित है, हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वो हुआ है 5 मार्च 1931 को। इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ से आपसे एक सवाल और पूछ सकता है पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को। सारे सवाल आपको नोट करने हैं। ये 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। इसके अलावा एक सवाल और बनता है लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी।
लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसूद दशहरा नामक फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों यक्षगान कहाँ का? यक्षगान का भी आपका कर्नाटक का है, इसको भी आप नोट करेंगे। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा राष्ट्रीय खेल 2023 इसकी मेजबानी की है गोवा ने। किसने की है? गोवा ने की है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर जो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये कौन से क्रम के थे? ये 37वें राष्ट्रीय खेल थे। मेजबानी किसने की थी? गोवा ने की थी। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन अगली शिफ्ट में ऐसा पूछ ले, इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? महाराष्ट्र इसका विजेता बना था। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? 228 पदक जीते थे महाराष्ट्र ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? ये दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख लें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता कौन है? महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है? सर्वसेज। कितने पदक जीते हैं? 126। और तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा। कितने पदक जीते हैं? 192। ये पहला, दूसरा, तीसरा आपको स्थान याद रखना है, यहीं से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड किया है। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है स्पेन। किसको हराया है? ये इंग्लैंड को हराया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपसे 3 सवाल पूछ सकता है। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। जीता कौन है? स्पेन। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में। और इसमें जीता कौन है? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 88.17 मीटर भाला फेंका है। दूसरा स्थान किसका? पाकिस्तान के अरशद नदीम का है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लिंडर पेस का संबंध किस खेल से है? ये सवाल दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया है और आप देख सकते हैं ये दोबारा सवाल रिपीट हो चुका है, यानी कि सवाल आपसे रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों खेलों की शब्दावली जरूर पढ़ कर जाएँ। स्टैटिक जीके में 1 से 2 नंबर का खेल आपसे जरूर पूछा जा रहा है। लिंडर पेस का संबंध किससे है? टेनिस से संबंधित है। और दोस्तों टेनिस के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इनको दोस्तों आपको याद होगा 2023 में इनको दोस्तों क्या दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है? तो बच्चा जानता है शाक्य गणराज्य से संबंधित है महात्मा गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आपको याद होगा सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मूलह्रास की परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछ ली गई थी, यानी कि मूलह्रास की परिभाषा आपसे पूछी गई थी परीक्षा के अंदर। ये दोस्तों 8 से 10 सवाल पता लगे हैं जो मैंने आपको बता दिए। यानी कि दोस्तों आपको ये सवाल दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपका पेपर आ कैसा रहा है और आपको क्या पढ़कर जाना है। आपको लास्ट मोमेंट पर दुनिया भर का ज्ञान बटोरना नहीं है, केवल और केवल ऐसे टॉपिक पढ़कर जाना है जो दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बेनिफिट होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।